तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो इशू किया हुआ है, जो कि बता रहा है कि हाँ एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का है। 12 क्वेश्चन इन टोटलिटी हैं। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन और सेक्शन सी में एक 5 मार्क्स का केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन। मैंने शायद पिछली बार जब टर्म 1 का पेपर हो रहा था, मैंने तब भी आपको बताया था कि केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन करना पहले बड़ा सही रहता है, बाकी आपकी अपनी कॉल है। लेकिन इस पेपर में भी जब मैं एवेलुएट कर रहा हूं तो दिखाई दे रहा है कि जो सेक्शन बी है, बड़े क्वेश्चन उसमें से निकल रहे हैं अभी भी, बिकॉज 3 मार्क्स के क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, 24 नंबर के वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन आने 2-2 नंबर के, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन आने 3 मार्क्स ईच। 6 ये हो गया, 24 ये हो गया, 30 नंबर का पेपर तो खत्म ही हो गया। और एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का 5 नंबर, जो मुझे लगता है फ्री के मिलेंगे। और केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन जो मेजरली, जो कि हमारा जो चैप्टर है जो बचे हुए हैं वो ऑप्टिक्स, मॉडर्न और सेमीकंडक्टर है, तो ऑप्टिक्स में आने की चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बनाना है। जैसे मॉडर्न में से एक ही बड़ा क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, 5 क्वेश्चन निकालने, एक नंबर के 5 क्वेश्चन, तो पूरी चांसेस हैं कि इसमें से आए। नहीं तो मुझे लगता है सेमीकंडक्टर में से भी आ सकता है। सेमीकंडक्टर में बड़ा सवाल बन सकता है, चाहे फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए बने, चाहे रिवर्स बाइसिंग के लिए बने। अलग अलग जो कैटेगरी ऑफ हमने डायोड्स पढ़ाए थे, फोटो डायोड, एलईडी, उसमें बनाए जा सकते हैं। बट हाँ, ऑप्टिक्स में से सबसे ज्यादा दावेदारी मैं मानता हूं, ऑप्टिक्स में से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। पेपर अटेम्प्ट तरीका वही है अभी भी, आज भी पेपर अटेम्प्ट का तरीका मैंने पिछली बार ही बताया था। केस बेस्ड स्टडी का पेपर पहले क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, बेटर रहेगा। नहीं तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन पक्के पक्के आते हैं आपको वो अटेम्प्ट करने चाहिए कि सारे क्वेश्चन मुझे पूरा एकदम करेक्ट आता है, क्योंकि एग्जामिनर जब शीट चेक करने बैठेगा तो उसको इंप्रेशन जाए कि इसको आता है पेपर, तो फिर वो कई छोटी छोटी गलतियां जो है वो ऐसी ही इग्नोर कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले वो पेपर जो सबसे पहले आता है वो करना चाहिए, और मार्केशन कर देनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन के बाद करूंगा। रीडिंग टाइम में ये सब डिसाइड करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए ओनली। हम तो पीरियोडिक का एकदम ऑर्डर से चलेंगे, सेक्शन ए से शुरू करेंगे। पहला सवाल हम देखेंगे यहाँ पे, ब्लूप्रिंट साथ में रखिएगा ताकि मैं आपको रेफर करता जाऊं कि हाँ ऐसा देखो क्या लैंग्वेज लिखनी है। इसमें लिखा है ना, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, प्योर semiconductor crystal of silicon if antimony is added. Now we all know antimony Sb is a pentavalent impurity. अब ये कैसे पता, ये मैंने बुकलेट में लिख रखा है इसका नाम। जब आपको मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाया, वहां पे मैंने बुकलेट में नाम लिखा हुआ है इसका, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से रेफर करके वो नाम लिखे हैं। तो ये नाम ऐसे ही आने, एंटामनी इन्होंने बोला ऐड किया। Then what type of exchange semiconductor is obtained? तो हमें सबको मालूम है, when n-type semiconductor, when a pentavalent impurity is added to pure semiconductor, it will lead to the n-type semiconductor. फिर उसमें बोला गया है, draw the energy band diagram of exchange semiconductor so formed. तो आप अपना blueprint साथ साथ खोल लीजिए, वहां पे लिखा हुआ है कि as given in the statement antimony is added, there is a n-type extrinsic semiconductor would be obtained since antimony is a pentavalent impurity. और एनर्जी लेवल एन टाइप में आपको मालूम ही होगा, डोन एनर्जी लेवल बनता था जस्ट लाई बिलो दी कंडक्शन बैंड। अब यहां पे तुम्हारे लिए सीख क्या है कि साहब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ये भी पूछ सकता है, व्हाई दिस डोनर एनर्जी लेवल लाइज बिलो दी कंडक्शन बैंड। याद है कुछ कहानी सुनाई थी कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, वो इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंड नहीं होता,
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे डोनर के साथ अटैच्ड रहता है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर इम्प्योरिटी पॉजिटिव आइन। हाँ ना बोल। तो वो सब कहानी जो सिखा रखी है वो एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है वो आपको आनी चाहिए। इसका मतलब ये है, सैम्पल पर पढ़ने का मतलब ये होता है। अगला सवाल, कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम्स, द इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इज एक्साइटेड, इज इट पॉसिबल दैट it is possible that electrons to have a different energies but same angular momentum according to the Bohr's theory? Different energies but same angular momentum. Different energy but same angular momentum. Now angular momentum according to the Bohr's theory is L equals to nh upon में 2 pi. L equals to nh upon में 2 pi, where n is what? Is the principal quantum number that is representing the state of the energy. N का value 1, n का value 2, n का value 3. If we have different energies, for example, because energy का जो formula होता है वो होता है -13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा यहाँ पे ना z स्क्वायर पे मल्टीप्लाई होता है, पता तुम्हें? लेकिन z सिर्फ तभी लगाना जब हाइड्रोजन के अलावा बात कर रहे हो। कभी लिथियम का सवाल आ जाए तो Li आ जाए तो z के लिए 3 पुट कर देना। तो ये जो फॉर्मूला कहता है कि अगर डिफरेंट एनर्जीज हैं तो ऑफ कोर्स n की वैल्यू अलग अलग होगी। इफ यू हैव डिफरेंट एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर मस्ट बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n एंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, l कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता ना, बिकॉज l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है। तो आंसर आ जाता है नो। तो वहां पे लिखा हुआ भी है, एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखी है बोर्ड पे वही लिखी हुई है। Because according to Bohr's theory, En की value -13.6 upon में n square, an electron having a different energy belong to different values of n, therefore L must be different. तो ये जो क्वेश्चन है आप देखो कैसे फैब्रिकेट किया हुआ है। It is not a direct question, but it is from what? Bohr's theory only. इसका मतलब आपको ना डिटेल एनालिसिस पढ़नी पड़ेगी। जो क्लास में पढ़ा उसको ढंग से पढ़ो, उसे रिवाइज करो, रिवीजन बुकलेट को देखो। रिवीजन बुकलेट के अभी 2-3 क्वेश्चन मैं साथ दिखा दूंगा तुम लोगों को कि देखो ये तो बुकलेट में से डाला हुआ है। और ऐसा नहीं कि मैंने इसे देख के डाला है, वो मेरे बुकलेट में पहले से ही है, अभी थोड़ी ना डाला यार। अगला सवाल पढ़ना और में लिखा, एक्सप्लेन हाउ डज फोटो इलेक्ट्रिक करंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन अ फोटो सेल वेरी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड। तो हम लोगों ने याद किया हुआ है कि मान लीजिए हमारे पास ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, और हमने ऊपर से जो रेडिएशन डाली उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? डबल कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। तो जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इसकी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच इज इक्वल्स टू h nu, that will increase definitely, and with this energy increases it will try to increase the kinetic energy of emitted photoelectron also, but it will not allow more number of electrons to come out. एक फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपने बढ़ाई है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, यानी यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। आप खुद सोचो, ये ऐसी बात थी कि यहां पे वर्क फंक्शन की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करी, पहले जो एनर्जी थी वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकल रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी थी। जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो आपने इसकी एनर्जी 5 कर दी, यानी 3 से वो अब निकलेगा, 2 से वो अब चलेगा। आपने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कर दी। कैसे बढ़ा रहे हो एनर्जी? आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी को दुगना कर रहे हो, तिगना कर रहे हो, 4 गुना कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ रहा है। जब एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ती है तो क्या बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो सवाल इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने बोला ग्राफिकली भी शो करना है इसको। तो पहले लिखा हुआ है द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी हैज नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि सर करंट तो उतना ही रहेगा। दिस इज बिकॉज द इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज द एनर्जी कैन नॉट एजेक्ट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। और चूंकि इन्होंने ग्राफ बनाने के लिए बोला बिटवीन
ग्राफिकली उन्होंने बोला, इस चीज को ग्राफिकली बोला है। तो इंटेंसिटी की कोई वेरिएशन नहीं होती। तो देखो ग्राफ किसके बीच में बनाया है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाया है, करंट के बीच में, फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ बनाया है। क्योंकि इंटेंसिटी तो फिर चेंज, इंटेंसिटी तो चेंज क्या मतलब चेंज हुई नहीं ना, ऑफ कोर्स इंटेंसिटी तो चेंज हुई नहीं। तो एक करंट है यहाँ पे, तो आई रिप्रेजेंट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो ग्राफ ऐसा बना दिया है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ग्राफ कैसा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ हमने कभी सीबीएसई में तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये कोई जेनरिक सवाल थोड़ी ना था। हॉलवॉच और निनार्ड ने जब ग्राफ बनाए थे, अगर आप याद करो, तो ग्राफ बनाए थे, सबसे पहले बनाया था इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में, याद आ रहा है। तो ग्राफ ऐसे आया था, ये क्या बन गया, ग्राफ ऐसे आया था, एक फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाया था, याद करो। यहां पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां ग्राफ ऐसे आया था, याद कर, सही है। एक ग्राफ आपने बनाया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे आया था। इसका इंटरसेप्ट यहां था C, ये था न्यू नॉट। इसकी स्लोप याद है किसी को, h/e। इंटरसेप्ट याद है किसी को, -φ0/e। फिर एक ग्राफ बनाया काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच, ग्राफ ऐसे आया। इंटरसेप्ट इस बार आया -φ0, स्लोप इस बार आया। ये कन्वेंशनल ग्राफ है जो हमने बनाए थे। लेकिन जो नया ग्राफ है, कोई ग्राफ थोड़ी ना है बेसिकली, उन्होंने तो कहा कि डिपेंड नहीं करता। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे नो चेंज इन नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अरे हाँ ना बोलो। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं कम चेंज होंगे, तो ग्राफ में अगर हमने यहाँ पे फोटो करंट का फोटो करंट यहाँ इस एक्सिस पे बनाया है, तो ग्राफ में फोटो करंट चेंज नहीं होगा, तो ग्राफ बन गया। तो कन्वेंशनल ग्राफ नहीं है, लेकिन ग्राफ तो बनाया जा सकता है ना, छोड़ दो। तो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ बना लोगे, हाँ सर दूसरा तो बनाया मैंने भी आप लोगों के सामने। काइनेटिक एनर्जी ये रही, फ्रीक्वेंसी ये रही, ऐसे हुआ, बोलो ना। या F0 न्यू की जगह F लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे -φ0 और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू h, बोलो तो। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स the change in intensity of illumination to the change in electric current flowing through it, photodiode। याद करो, लाइट चेंज होती थी, याद करा, लाइट चेंज होती थी, नंबर ऑफ फोटॉन चेंज होते थे, बॉन्ड टूटते थे। रिवर्स बाइसिंग में उसको ऑब्जर्व कर पाते थे, फॉरवर्ड बाइसिंग में नहीं देख पाते थे, बिकॉज फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट ही मैक्सिमम था। और लाइट पड़ने की वजह से जब बॉन्ड टूटता है तो उसकी वजह से चेंजेस हमें ऑब्जर्वेबल नहीं होते। तो उसके लिए एक बड़ा छोटा सा एक बड़ा स्पेशल सा कीवर्ड लिखवाया था, फ्रैक्शनल चेंज इन दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मोर मेजरेबल देन द फ्रैक्शनल चेंज इन दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कीवर्ड्स। तो खैर उसने वो बोला है क्या कि नेम द डिवाइस विच कैन, देखो अब सवाल देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। अभी इसलिए कह रहा हूं, अभी के जितने आगे के दिन बचे हैं आपको ये पेपर पढ़ने बहुत जरूरी है। बाकी क्लास में, कल हमारी क्लास है 5:30 बजे, तो कल मैं ऑल पेपर्स आप लोगों को दूंगा। आपको पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। हाउ दे मैन्युफैक्चर द क्वेश्चन, हाउ दे रिप्रोड्यूस द क्वेश्चन, दिस इज द फैक्ट। अभी क्वेश्चन बिल्कुल सीधा बोल नहीं रहा है। अभी तुम्हें फोटो डायोड बोल दो, ग्राफ बना के तो फट से बना देते, और उसको पढ़ने के बाद पता चला कि अच्छा या अल्लाह ये तो फोटो डायोड है, अरे पता नहीं चला था। तो वो बहुत जरूरी है। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्लॉट द VI ग्राफ for a different intensity and state any two applications। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि फोटोडायोड का काम क्या होता है, सिग्नल को डिटेक्ट करना। इस पे कैंसेट का सवाल भी बनता था कि क्या ये फोटोडायोड फलाने अमाउंट ऑफ वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाएगा। तो जरा ध्यान लगाएं, एक तो ब्लूप्रिंट में इसका नाम तो लिख दिया कि फोटोडायोड है, ग्राफ बना दिया इसका हाँ ना बोल। उसके बाद एप्लीकेशन में लिखा हुआ है क्या, इन डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल।
इन डीमॉड्यूलेशन ऑप्टिकल सिग्नल्स, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? कीवर्ड है सर, आपको याद करना है। जब भी कभी भी हम किसी सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजते हैं, अब रेडियो तो सुनते ही हो सब लोग, रेडियो सुनते हो? लव गुरु नहीं सुना? कभी नहीं सुना? बड़ा अजीब सा नहीं हो गया आजकल? सुना नहीं? अब नहीं सुनते? सुना तो है तुमने, कार में चल रहा होता है, जिनको जरूरत वो सुने। तुमने सुना है कभी? झूठ मत बोल, मां कसम। किसने सुना है आज तक? वैसे सुना होगा ना? अच्छा, सुनते हुए कई बार ये नहीं लगता कि ये तो अपनी प्रॉब्लम है या अपनी जैसी कुछ प्रॉब्लम है, और आज ह्यूमन बिहेवियर है वो सोचने में मजबूर होता कि अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, मतलब किस चैनल पे आता है मालूम है लव गुरु? 98.3 रेड एफएम, नहीं बजाते रहो। ओके, 98.3 मेगा हर्ट्स, बट इसका नाम है एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आजकल के जमाने में एफएम चलता है, पहले पता चलता था एएम चलता था। जब मम्मियों के दहेज में ट्रांजिस्टर मिला होगा, मिला किसी को? तभी तो पापा नाराज हैं। ट्रांजिस्टर नहीं दिया है। ट्रांजिस्टर मतलब वो जो एक छोटा सा रेडियो सेट देते थे, हैं, एंटीना होता था जिसमें, मम्मी को मिला था दहेज में, तभी तो पापा नाराज हैं। वो ऐसा डब्बा सा होता था, उस पर ट्यूनर लगा होता था, ऐसे सेट करते थे। तो आप अगर किसी घर में हो तो आज देखना, पुराना उसमें एएम भी लिखा होता था, एएम, उसको बोलते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वहां भी सिग्नल्स आते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी कृषि दर्शन की खेती करने के नायाब तरीके क्या है, कि टिंडा कैसे उगाएं, इनके उपाय आते हैं आजकल। ऐसा नहीं है जरूरी ऐसा आता है, बिल्कुल होता है। तो एएम जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एफएम जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, पीएम जो है वो फेज मॉड्यूलेशन है। बट पॉइंट है सर, मॉड्यूलेशन क्या है? जब वो सेंडर साइड से सिग्नल भेजता है ना, कि भेज दो, जैसे मैं तो भी आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मुझे किसी सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जब आपको सिग्नल बहुत दूर तक भेजना होता है, तो आपको अपने सिग्नल को किसी एक दूसरे कैरियर सिग्नल पे बिठाकर भेजना पड़ता है। जैसे कभी आपको दूर जाना हो तो साइकिल पे बैठोगे तो जाओगे ना, साइकिल पे पीछे कैरियर लगा होता है, कैरियर। भाई मैं साइकिल चला रहा हूं, तुम बैठ जा भाई, तो लेके जाऊंगा ना। मैं कह रहा तुम्हें अगरतला जाना है, पैदल चले जाओ। काफी दूर भेज दिया मैंने। अरे नहीं सर, कुछ और बोल रहा हूं मैं, कुछ और पढ़ा रहा हूं, तुम कुछ और पढ़ रहे हो, रिपीटर। मैं कह रहा हूं किसी सिग्नल को अगर बहुत दूर भेजना है विदाउट द मिनिमम और विदाउट एनी लॉस और विद मिनिमम लॉस, तो मुझे सिग्नल को पहले कैरियर सिग्नल के ऊपर बिठाना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। व्हेन वी सुपर इंपोज आर सिग्नल ऑन द कैरियर सिग्नल एंड देन दिस ट्रांसमिटेड, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। इसके उल्टे को बोलते हैं, तो जब हमें लाइट के डीमॉड्यूलेशन, जब हमें लाइट वेव भेजनी है, कोई सिग्नल भेजना है, तो मैंने मॉड्यूलेट करके भेज दिया, लेकिन जब उसे रिसीव करना तो उसे अलग अलग भी तो करना पड़ेगा, तो उसको डीमॉड्यूलेशन बोला जाता है। तो नाम है सर डीमॉड्यूलेशन। इन लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, ये सर कुछ ऑटोमेटिक नाइट सेंसर्स जैसा कुछ सुना है तुम लोगों ने, लाइट पड़ी चल गया, लाइट नहीं पड़ी, ये सब फोर डायोड से काम है। इन स्पीड रीडिंग ऑफ अ कंप्यूटर पंच कार्ड्स, वो जो देखा तुम लोगों ने मेट्रो स्टेशन में लगाते हैं, कार्ड लगाया, यही है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, एनी ऑफ द, तो ये 5 रीजनिंग से याद कर लीजिए आप लोग। और आई कैन गारंटी यू दिस फैक्ट कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये ब्लूप्रिंट ही वहां छपा हुआ मिलेगा आपको, सीबीएसई का है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जरा ध्यान लगाएं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपने अपने एटम न्यूक्लियाई के रिवीजन मॉड्यूल में कहीं पढ़ा है? Derive expression for the frequency of radiation emitted by the hydrogen atom that de-excites from n say n-1, and also show that this frequency equals to the classical frequency. This is directly from the revision module. Follow the revision module again, revise it,
यू कैन अटेम्प्ट दिस। 3 नंबर का क्वेश्चन है सर ये। अब यहां से बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। एक्सप्लेन विद द प्रॉपर डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, 4 स्किप कर रहा हूं, करा रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक्सप्लेन विद द प्रॉपर डायग्राम हाउ एसी सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पल्सेटिंग सिग्नल विद आउटपुट फ्रीक्वेंसी एज डबल। याद कर ले, फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है ये। एक क्वेश्चन सीधा नहीं पूछ रहा ये नालायक। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, सवाल एक सीधा नहीं आ रहा सर इसका। फुल रेक्टिफायर की बात कर रहा है। हमने बात की थी, हमने बताया था, मान लीजिए हमारे पास ये एक एसी सिग्नल है, हमारे पास एक डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम हमने एक्स रख दिया। हमने बोला सर ये आउटपुट आया है ऐसा, आइडेंटिफाई दिस आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि यहां पे कितनी पॉजिटिव साइकिल आ रही है एक टाइम पीरियड में, देखो एक टाइम पीरियड यहां खत्म हुआ, टी यहां हुआ 2t, तो एक टाइम पीरियड में एक पॉजिटिव साइकिल आ रही है। यहां पे भी, यहां पे टाइम पीरियड टी खत्म होगा तो एक टाइम पीरियड में यहां पे भी एक पॉजिटिव साइकिल आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन। यानी हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर में कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। When you talk about half wave rectifier, there is no change in frequency. But when it is full wave rectified, यानी ऐसा हो जाए तो पहले फ्रीक्वेंसी यहां पे पॉजिटिव एक ही था टी टाइम में, लेकिन अब टी टाइम में कितनी है, 2 है, यानी फ्रीक्वेंसी गेट्स डबल। In half wave rectifier, there is no change in the frequency. If the frequency of input signal is 50 hertz, the frequency of the output signal is also 50 hertz. If it is a full wave rectifier, the frequency of the output becomes 100 hertz. हाँ ना बोल। खैर इसने सीधा सीधा पूछा यहाँ पे कि फुल वेव रेक्टिफायर बनाओ, तो उन्होंने, आप देख रहे हो अपने ब्लूप्रिंट में फुल वेव रेक्टिफायर बनाया हुआ है और पूरा जो वेव फॉर्म है, और अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम और ये वेव फॉर्म पैटर्न बिल्कुल आपकी बुकलेट से मैच कर रहा होगा, जो कि मैंने भी एनसीईआरटी से बनाया हुआ है और सीबीएसई का ब्लूप्रिंट भी एनसीईआरटी से ही बना हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम, नहीं देखो 3 कुछ अलग नहीं है। जैसे ये बच्चा कह रहा था 3 ग्राफ दे रखे, 3 नहीं है एक ही भाई। एक तो आपका इनपुट हो गया, एक तो आपका ये इनपुट हो गया और एक ये आउटपुट हो गया। तो आपको ये 2 बनाने हैं बस, और कुछ नहीं करना, सही है। तो ये D1 की वजह से, ये D2 की वजह से, ये D1 D2 D1 D2। बट एक गलती मत कर बैठना जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। यहां पे कितनी हाफ साइकिल चाहिए टोटल करके, हाफ साइकिल बेटा 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे कितनी हाफ साइकिल आनी चाहिए पॉजिटिव वाली, 6। कुछ बच्चे करते हैं गलतियां। कहता है D1 D2 D2, उसे लगता है कि कोई नहीं, जितनी सारा बना दो उतनी ज्यादा सुंदर बनेगी। ये थोड़ी ना हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल ना। 6 साइकिल थी ना, हाफ साइकिल 6 में तो कन्वर्ट करेगा, लॉजिक मत भूल जाना, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है। इसमें लिखा है हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग, कितनी देर तक लैंप जलता रहे बाय फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूट्रियम। जब 2 किलो ड्यूट्रियम का फ्यूजन होगा तो कितनी देर तक लैंप जलेगा 100 वाट का। अब मुझे यह देखना है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट्स इट। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बिकॉज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। सवाल है कि साहब फ्यूजन हो रहा है, H11 H12 सॉरी H12 H12 ड्यूट्रियम मिल रहा है, क्या बना रहा है, हीलियम बना रहा है, एक आइसोटोप है हीलियम का। ये न्यूट्रॉन बाहर निकला और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। सवाल है ये रिएक्शन चल रही है बेटा, और हर बार जब एक
एटम ऑफ ड्यूट्रियम दूसरे से मिलता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हर बार जब एक एटम ड्यूट्रियम का एक साथ कंबाइन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बताओ अगर 2 किलो ड्यूट्रियम मिला हो, 2 किलो ड्यूट्रियम का फ्यूजन हुआ हो तो कितनी एनर्जी निकलेगी? क्योंकि अगर एक बार एनर्जी निकल गई तो पावर तो है, टाइम तो निकाल ही लूंगा। बोलो ना, तो ये क्या कर दिया मैंने? पावर, एनर्जी मिल जाए, पावर तो 100 है ही। मतलब आवर मेन एम इज टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूट्रियम इज फ्यूज्ड टुगेदर। और एक रेफरेंस के लिए पॉइंट दे रखा है कि जब एक हाइड्रोजन, एक ड्यूट्रियम का एटम दूसरे से कंबाइन होगा ना तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दिस इज अ रेफरेंस। अच्छा, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड व्हेन वी टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस? एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 to the power. And when we talk about this 1 mole, in case of mass, we are taking gram as a reference mass. Number of moles equal to given mass upon molecular mass, and that mass is always in the grams. But we need to find out in terms of kilograms. तो मेरे लिए नंबर ऑफ मोल्स हो गए 6.022 10 to the power 26. नहीं समझ में आया? कुछ नहीं चढ़ा? 6.026 and 6.022 10 to the power 26. इतने नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। अच्छा, हमारे पास एक रिएक्शन जब हुई, एक तो 3.27 10 to the power 7 MeV। अच्छा, MeV को जूल में कन्वर्ट करना आता है। 1 EV इक्वल्स टू 1.6 10 to the power minus 19 जूल। तो 1 MeV इक्वल्स टू 1.6 10 to the power minus 19 10 to the power 6। I'm sorry, हाँ ठीक तो लिख रहा हूं। तो 1.6 10 to the power minus 13 जूल ही तो होगा, ये बनेगा ना, ये तो होगा कैलकुलेशन। तो हमारे पास जो एक हाइड्रोजन, सॉरी एक ड्यूट्रियम बोला, हाइड्रोजन वैसे तो हाइड्रोजन ही है, वैसे ड्यूट्रियम क्या है? हाइड्रोजन ही है, आइसोटोप है उसका, लेकिन है तो हाइड्रोजन की जमात ही ना, मतलब कैटेगरी। तो जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिला, उसने हीलियम बनाया, न्यूट्रॉन निकाला, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो रेफरेंस में। लेकिन इसमें कितने नंबर ऑफ, बिकॉज एक इसकी बात कर रहे हैं H11, सॉरी H12 की बात कर रहे हैं। अच्छा, H12 का मतलब क्या है? ड्यूट्रियम, इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? 1। कितने नंबर न्यूक्लियॉन्स है? 2। अरे क्या बोल रहा है यार, न्यूक्लियॉन्स कितने नंबर न्यूक्लियॉन्स है? 2। अच्छा, ये ना न्यूट्रॉन 0 1 है, जरा चेक करो, वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ शायद, है ना, ये कुछ नहीं लिखा हुआ। एक्चुअली बैलेंसिंग देखी नहीं मैंने, बैलेंसिंग देख लो, बैलेंसिंग है 1 1 2, सही है, 2 2 4 3 + 1, वहां पे n लिखा हुआ है, बस लिख ले उसको, 0 1 कर ले पहले उसको। हाँ, तो नंबर ऑफ, कितने बोल रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं यहां निकालना चाहूं 2 किलो के लिए, तो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? गिवन मास 2000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, भाई 6.02 10 to the power 23। इस बार तो ग्राम में बोल दिया ना मैंने, तो मैंने 2000 बोला ना, एक ही बात है ना, इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। सॉल्यूशन लिखवाऊं, नंबर ऑफ H12 एटम्स इन 2 किलोग्राम ड्यूट्रियम
क्या बनेगा बोलो? 2000 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ मोल से तो निकाल रहा हूं, नहीं नंबर ऑफ, मैं नंबर ऑफ एटम्स से निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स आके गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स से तो आएगा। अरे नहीं ना, 6.02 10 टू द पावर हो तो गया, नंबर आइटम से तो आए, ठीक तो है, इतने तो होंगे। अरे उसे छोड़, अभी रुक तो जा, पढ़ाने तो दे। ये तो नंबर ऑफ एटम्स इतने आए, इतने नंबर ऑफ एटम्स आए। एक ड्यूटियम का एटम दूसरे ड्यूटियम के एटम के साथ मिला तो 3.74 नहीं 3.27 MeV की एनर्जी मिली। यानी हर एक ड्यूटियम के पास 3.27 डिवाइड बाय 2 इतनी एनर्जी थी। अरे दो थे ना चाची, H12 will give you anything and gives you 3.27 MeV। इन दोनों ने मिलके 3.27 MeV की एनर्जी दी। यानी एक के पास कितनी एनर्जी थी? 3.27 डिवाइड बाय 2। इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है बेटा? 6.022 10 to the power 26 आ रही है ना, ये तो यही है। हाँ भाई सुनो, इतने नंबर ऑफ एटम्स थे, इतने नंबर ऑफ एटम्स थे, और हर एक एटम के पास इतनी एनर्जी थी, नहीं सर इतनी एनर्जी थी। तो मैं लिख देता हूं कि एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी? 3.72 डिवाइड बाय 2। टोकती रही हो बस, तो कुछ कर ही ना। 3.27 इतनी, ये तो एक की थी ना, और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये? इतने, मल्टीप्लाई बाय 6.22 10 to the power 20 मल्टीप्लाई बाय, आंसर किस में आ रहा है बेटा? ये एमईवी में नहीं निकालना, आंसर किस में निकालना? 1.8 माइनस, कैलकुलेट कर आंसर क्या आ रहा है पहले, कट कैलकुलेट कर। सारे ब्लूप्रिंट्स बनाना तो पढ़ने के लिए देता तेरे को, हरामखोर तू फिर भी कैलकुलेटर से लगा हुआ है। अच्छा लग कर ले वेरीफाई कर ले। चल छोड़, है आंसर बता। यही आया है तेरा आंसर, अलग आएगा डेफिनेटली। हम तो ठीक है भाई। 15 पॉइंट और 10 की पावर कितनी आई है? 13 आई है, ठीक है। इतनी एनर्जी आ गई बच्चों। मेरा सोल्यूशन समझ में आएगा, बुकट वाला समझ में नहीं आएगा। इसके पैसे हैं। तूने रुमाल में क्या फ्लूइड लगाया हुआ है? बार बार सूंघ रहा है, हैं? तो आयोडेक्स लगाता है? ब्रेड पे आयोडेक्स बहुत सिखा रहा। कहां से क्या है? दूर रहना, कोरोना फैल रहा है। हाँ तू पहन ले, देख खास रहे, तू भी पहन ले। तो हेलमेट ही पहन कर आया करना। जेब में क्या क्या करो? मास्क मरना है एक दिन, किस दिन चला जाएगा निश्चय नहीं रहा। मास्क लगा लेना चाहिए। अब थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, बस शुक्र करना कि तुम्हारा बोर्ड का पेपर निकल जाए, क्योंकि तुमने शायद पता नहीं सुनी है नहीं सुनी है, स्कूल बंद होने लग रहे हैं नोएडा गुड़गांव में। खुले तो हैं ही, बट ऑफलाइन स्कूल बंद होने लग रहे हैं, तो लग ही ना जाए कुछ। चलो भगवान की कृपा रही तो बंद ही होंगे साल भी। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए वैसे? खुलने चाहिए? नहीं तो पेपर तो देने ही पड़ेंगे ना अभी। सही बात है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ओए ध्यान दे बेटा। एनर्जी रिलीज ये आ गया। पावर का फॉर्मूला क्या बताया था?
एनर्जी अपॉन में टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, एनर्जी यानी 12.75 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड पावर कितनी है, यानी कितना आंसर आ गया 15.75 10 टू द पावर 11 सेकेंड्स, इतना आंसर आ गया। लेकिन फिजिकल आंसर ही नहीं लगता ये, इसलिए हमने डिसाइड किया इसे कन्वर्ट करो पहले मिनट्स में, तो 12.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11, कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, 24 से मल्टीप्लाई किया, डेज से मल्टीप्लाई किया, ईयर्स, आंसर आ गया 4.9 10 टू द पावर 4 ईयर्स। अबे एक्चुअल में क्या है, क्यों करना पड़ेगा उसका जवाब दे दूं मैं, ये फिजिबल टर्म नहीं है, ऑल तो ऐसा यूनिट में है ये रिजल्ट। फिजिबल मतलब इतने सेकंड कभी नहीं बोला जाता। अगर आपसे बोले आप 2 लाख साल जियोगे 2 लाख साल जियोगे, बता दो दे कितना है भाई साहब, के घंटे तो नहीं बचे मेरे पास, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता कभी भी ना, ऐसे ईयर्स में बोल दो, 10 टू द पावर 4 ईयर्स जियोगे तुम। ओ मेरे मुझसे क्या निकल गया चलो बे, हो गया क्वेश्चन अगला, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर डिवाइन वेवफ्रंट। हाँ बच्चों, हाँ मैडम आप सन को ना अपनी औकात दिखाने के लिए बोल रही हो, अभी तो सिर्फ वो तेज चमका है तभी हालत खराब हो गई हमारी। सन पे हो रहा है फ्यूजन, कितना हो रहा है फ्यूजन, और थोड़ा सा ही हो रहा है बस, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि पूरा धरती जला देती है। तुम्हें क्या इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी दीदी, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कन्विंस भी हो गए जल्दी से, ये बढ़िया स्टूडेंट होते हैं। डिफाइन वेवफ्रंट, वेवफ्रंट बता पाओगे क्या, ड्रॉ द शेप ऑफ वेवफ्रंट व्हेन प्लेन इंसिडेंट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर, हेंस डिराइव, करा रखा है यार, करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ रे डायग्राम of compound microscope for the final image formed at least distance of distinct region। आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, याद है पहले बनाया था ऑब्जेक्टिव, ये प्रिंसिपल एक्सेस बना दी, यहां फोकस रखा FO, यहां रखा 2FO। ऑब्जेक्ट कभी भी इसके अंदर मत रखना। मैं जब ये पढ़ा रहा था ना, मैंने प्रिंसिपल पढ़ाना छोड़ दिया मुझसे, तो मैं आपको प्रिंसिपल याद कर पाऊंगा आज। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं प्रिंसिपल बताना भूल गया था, और बातों बातों में डिस्कशन हुई थी, बट इतनी गहराई से नहीं। कभी प्रिंसिपल ही पूछ ले एग्जाम में टीचर, मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इट विल पास थ्रू, एफओ से पास करेगी नहीं करेगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी यहां से, लेट मी कॉल दिस टू बी O1, ऑप्टिकल सेंटर फर्स्ट वाले का, और यहां से सीधा जाके यहां मीट कर जाएगी, और यहां पे एक इमेज बना देगी। अगर ये ऑब्जेक्ट का नाम था AB, तो उसका नाम बनाएगी A', B'। मैंने कहा था एक लेंस बनाना फिर दूसरा लेंस रखना, याद है किसी को? और ये जो लेंस थोड़ा सा बड़ा रखा जाता था, याद करो, और इस तरीके से रखना कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी फोकस के अंदर जाकर पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो ये रे ऐसे जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये रे ऐसे भेज देंगे, एंड दे विल मीट समवेयर हियर। देखो मेरा डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन तुम समझ गए हो चीजों को, तो तुम्हारे वालों से तो कहीं बेहतर है, तो तुम्हारे तो रेंज मीट करती। और इस साल भी गारंटी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से एक क्वेश्चन का डायग्राम तो पक्का आएगा। यहां पे कहीं इमेज बन गई। अब सुने, द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें बोला गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F0 एंड 2F0, यानी फोकस के बाहर और 2F0 के अंदर रखा गया फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, एन इंटरमीडिएट
image is produced in between objective lens and eyepiece lens. The length between the two lenses is so adjusted. The length between the two lenses is so adjusted that the final image is formed at distance of distinct vision. मतलब आपके प्रिंसिपल में ये जस्टिफाई करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि आपका जो ए डैश बी डैश है वो इसकी फोकस के अंदर आता है. कैसे? बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. व्हेन ऑब्जेक्ट is placed beyond the focus on objective lens, an intermediate image is formed between a objective and eyepiece lens. The distance between two lenses is so adjusted that the image formed by objective lens must lie within the focus of a eyepiece lens such that a large magnified image is formed at a distance of distinct vision from a eyepiece lens. This is the way you need to explain the principle. और ये तो वर्किंग में बता दी मैंने शायद आप लोगों को. तो प्लीज मार्क दिस. लर्न प्रिंसिपल ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. लर्न प्रिंसिपल ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाउ. दिस इज योर होमवर्क. Okay, just see question number B, which is the part B of a question number 8. ये हमने क्लास में किया है क्या कभी? 30x zoom. याद है? मैग्निफिकेशन इज 30 टाइम्स. ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर. आईपीस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर. हाउ विल यू सेट अप? ये रिमेंबर दिस वर्ड, मैंने लिखवाया है क्वेश्चन क्लास में. ये हाउ विल यू सेट अप द माइक्रोस्कोप? हाउ विल यू सेट अप का मतलब है ऑब्जेक्ट कहां रखूं, दोनों लेंसेज के जो डिस्टेंस क्या रखूं, करवाऊं क्या, रिपीट कराऊं, करा दूं. ओके ओके. सो क्वेश्चन नंबर 8b says we have a magnification of 30x. यानी मैग्निफिकेशन कितना है? 30 है. और इसमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर. सवाल लिखा था हाउ विल यू सेट अप द माइक्रोस्कोप. सो व्हेन दे से हाउ विल यू सेट अप द माइक्रोस्कोप, दे आर आस्किंग यू कि भाई बता ऑब्जेक्ट कहां रखना है. यानी ऑब्जेक्ट कहां रखना है का मतलब यू नॉट कितना है, दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये सवाल उन्होंने हमसे पूछा है. Now if we talk about M, this is the magnification of the whole compound microscope. Now for compound microscope, magnification M equals to M naught into ME. If it is ME, we can write ME as 1 plus D upon FE. So if this is 30, this is MO, this is 1 plus 25 divided by 5. तो MO becomes what? 6. हाँ ना बोल दो भाई. MO 6 आएगा क्या? यानी 5 आएगा. ये 6 आ गया, 6 मुझे दिशा, सॉरी 5 आएगा. MO कितना आएगा? 5 आएगा. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव लेंसेज 5. अच्छा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंसेज V नॉट अपॉन में U नॉट. इफ यू रिमेंबर दिस, V नॉट अपॉन में U नॉट. अगर आपको याद हो, एक रूल हम लोगों ने और सिखाया था कि जब भी हमारी रियल इमेजेस बनती हैं, मैग्निफिकेशन आती है नेगेटिव. और जब भी हमारी वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, ये बच्चा सोच रहा है कब पढ़ाया, ये कह तो रहा है पढ़ाया, कब पढ़ाया, ये पढ़ाया था सर, इसके लिए लेक्चर देखना पड़ता था, इसके लिए बहुत रिवाइज करना पड़ेगा आपको. लेकिन मैं गारंटी से बोल सकता हूं ये बात भी है, इस बार भी पेपर पढ़ाया हुआ में से आएगा सारा भी. लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, ये कि टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है. ऐसा तक कब पढ़ाया था, लग तो रहा है थोड़ा सा, याद नहीं आ रहा. लेकिन तो प्लीज रिवाइज करो एक एक चीज. रिवीजन मॉड्यूल, बुकलेट्स, क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में यार.
तुम्हें तो बोलना चाहिए भाई मत करा, आगे कुछ पढ़ा नया है तो ये तो मैं कर लूंगा, बट मैं कराऊंगा अब तो। -5 वी नॉट के लिए कितनी आ गई, माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ यू नॉट, सही है। नाउ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, 1/में एफ नॉट इक्वल टू 1/में यू नॉट माइनस 1/में वी नॉट, सही है क्या। 1/में एफ नॉट इक्वल टू 1/में यू नॉट माइनस 1 प्लस 1/में 5 यू नॉट। क्या वो गलत कर रहा हूं क्या। तो 1/में एफ नॉट इक्वल टू 1/में यू नॉट 1 प्लस 1/में 5, दिस इज 6/5। तो 1/में एफ नॉट इज इक्वल टू 1/में यू नॉट 6/5। तो यू नॉट कितना आ गया 6/5 ऑफ एफ नॉट। क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ करी कुछ। सही है क्या, बताना क्या आंसर आया। 6/5 इंटू 1.25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यह आ गया 0.25। 1.5 आया नहीं, 6 पंजे 30, 12, 1.5 आया, तो 1.5 सेंटीमीटर। चेक करो ये था क्या आंसर, माइनस ठीक है 1/, ओहो ओहो ये क्या हो गया। वन बाय एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है ना। ये क्या लिख दिया था, v नॉट की वैल्यू माइनस 1/, तो यहां से u नॉट आएगा -1 पॉइंट, सही है, माइनस हो गया था बस। क्या गलती कर दी, एपिक गलती। मतलब इसके लिए तो तुम्हें फांसी हो जानी चाहिए मैं क्यों मरूं साले, मैं तो पढ़ा रखा है तुम्हें। भाई गलती समझ में आ गया, मैंने क्या गलती किया था पता है, वो उल्टा लिख गया था। अब वो सिली मिस्टेक की भी गलती से बाहर वाली मिस्टेक है ये, इसे सिली नहीं बोलते। अब अपने बारे में क्या बोल सकता हूं। हाँ एक तो मिल गया, एक तो मिल गया। अच्छा अगर हमारे पास यू नॉट आ गया तो वी नॉट कितना आ गया, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, 5 -5 और -1.5 यहां आ गया, यानी प्लस ये हमारा वी नॉट आ गया। अच्छा अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनवाया था, ये रहा, जरा इसमें डिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक यू नॉट था, यहां से लेके यहां तक वी नॉट था, यहां से यहां यूई था। वी नॉट और यूई मिलाकर क्या आता है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वी नॉट तूने निकाल लिया, तुझे क्या चाहिए लेंथ निकालने के लिए, यूई। यूई निकालने के लिए आप इस वाले लेंस का साथ लो। बात करते हैं फॉर आईपीस लेंस, फॉर आईपीस लेंस। आईपीस लेंस के लिए जो फाइनल इमेज बनी है 25 सेंटीमीटर में बनी है, तो वी की वैल्यू कितनी होगी -25। एफ की वैल्यू रखी कितनी है मैं यहां पे 5, तो 1/, में एफ इक्वल टू 1/, में वी माइनस 1/, में इस बार गलती तो नहीं करी, 1/25 इक्वल टू 1/, -25 माइनस 1/, में, तो 1/, में यू कितना आ गया, 1/, में यू आ गया -1/, में 25 माइनस 1/5, बोलो हाँ है ना। तो 1/, में यू आ गया कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 5 -5 -25 -30 में 25 इंटू 5 6, यू कितना आ गया 25 डिवाइड बाय 6, चलना एलसीएम दूंगा। अच्छा इसको यूवी डैश ले लेता हूं, ठीक है ना, यूवी डैश, मतलब यूई यूई हो रहा था ना, यू था ओ था, इसे यूई ले लिया, चल डैश हटा दे, नाराज क्यों हो रहा है, कह रहा है क्यों लिया, मतलब मैं मन किया ऐसे ले।
25/6 आएगा क्या? माइनस कहां गया? ये तो रहा माइनस। क्यों नहीं है? क्यों आएगा माइनस? तो ब्लूप्रिंट माइनस तो आएगा ना यहां पे। 25/6 कितना होता है? 6 24, 4.1 माइनस 4.1 सेंटीमीटर। बोलो ना यार, 4.1 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? ठीक है, मतलब इन्होंने भी अपने हिसाब से सही लिखा है, बट उनमें प्रिंटिंग मिस्टेक है बेसिकली। यू के लिए मैंने 4.1 आ गई। अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहां पे ये डिस्टेंस दे रखा है 7.5 और इधर रखा है 4.1, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम? 7.5 प्लस 4.1 यानी 11 मेरा आंसर आ गया। थैंक यू यार, पूरा क्वेश्चन करवा दिया तूने। चल कोई नहीं, क्वेश्चन कौन सा हो गया अब? अच्छा एक चीज और देखो जरा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के दोनों क्वेश्चनों में ऑप्शन है। ये तो माइक्रोस्कोप आएगा या तो, लेकिन ये गलती मत करना, करना दोनों, क्योंकि चेंज भी हो सकता है। क्योंकि बच्चे ना सीबीएसई के पेपर से ना गेस लगा रहे होते हैं कि यार माइक्रोस्कोप कर लिया, टेलीस्कोप छोड़ देते हैं। तो फिर पता क्या होगा, टेलीस्कोप का एक क्वेश्चन थियोरेटिकल आएगा कि न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो फिर तुम कहोगे तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? फिर रखते रहियो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बना दोगे डायग्राम? फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। एम का फॉर्मूला -f0 अपॉन में एफ ई। एल का फॉर्मूला f0 प्लस एफ ई। फाइनल इमेज इन्फिनिटी का मतलब इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। चलो जी, स्मॉल टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस 140, आईपीस लेंस 5, मैग्नीफाइंग पावर, पहले केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट। पहले केस में आंसर आया m इक्वल्स टू -f0 अपॉन में एफ ई, यानी पहला आंसर आया 140 डिवाइड बाय 5। सही है? तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट तो ऐसे आवाजें मारोगे। 28 लो। अच्छा माइनस क्यों आया मालूम है? बिकॉज वो इन्वर्टेड बनी थी, वर्चुअल बनी थी, इसलिए। सेकंड मैग्नीट्यूड ले लेना, मैग्नीट्यूड निकाल देना, 28 दे देना आंसर। दूसरे केस में व्हेन फाइनल इमेजेस फाउंड एट इन्फिनिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो फॉर्मूला ये है। अब इसमें गलती बताता हूं मैं तुम्हें। f0 अपॉन में fe 1 प्लस fe अपॉन में d। बच्चे गलती क्या करते हैं? d अपॉन में fe कर देते हैं, क्योंकि वो बड़ा फेमस सा नाम है। याद है fe पहले पढ़ा था? ये क्या है? fe अपॉन में d। याद करो, वो me नहीं पढ़ा था हम लोगों ने पीछे अभी? me कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो हमसे बहुत ज्यादा गलती होती है इसमें, अभी भी बता रहा हूं, और बच्चे अभी भी कर कर आएंगे, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहेगा। लेकिन दिमाग ध्यान रखोगे, सेंटर में रखोगे तो आएगा। f अपॉन में f1 प्लस f अपॉन में d। d कितना है? 25। 25 या -25? अभी तो हर जगह कन्वेंशन लगा रहे थे। इस क्वेश्चन को करा, सारे में कन्वेंशन लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन यहां पे साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, ये एक्सेप्शन है बच्चों। इन प्रकार के जितने भी फॉर्मुलेज हैं, उन फॉर्मुलेज में कहीं पे भी साइन कन्वेंशन, तो सीधा आंसर डाला 140 एक था, और ये कितना? ये 5 था। 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 25, ये मेरा आंसर आ गया। अरे चलो, बेटा माइनस साइन अगर आप लगाते भी हो तो आप बताओगे कि आपकी वर्चुअल इमेज बनी है इसलिए नेगेटिव साइन आया है, वरना मैग्नीट्यूड पूछो तो मॉड लगा के खत्म कर दो, मत लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाँ जी बेटा ध्यान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा दे रखा है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2। सवाल पूछा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस। सुनो, आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी? एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस
ये न्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो उसके क्या डाल दिया? एस सी बाय लेमडा इक्वल्स टू प्लस दिस। हाँ जी, आपके पास ये निकालना है, बट ऐसे मत निकालना। फॉर्मूला मैंने याद कराया था, 1240 लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, लेमडा इन नैनोमीटर। अब एंगस्ट्रॉम में तो 12400 करना पड़ेगा, सही है? तो अब 12400 डिवाइडेड बाय 2000 कितना आया? 6.2। तो कितना आ गया? 6.2 EV इक्वल्स टू 4.2 EV प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक कितना आ गया? 2 EV। सवाल आता है कि सारी से जूल में छोड़ना है क्या? आप यहां छोड़ सकते हो। जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी के रेफरेंसेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो आप इसको आंसर यहां छोड़ सकते हो। हाँ भाई, दूसरा What will the change in the frequency of emitted electron if the intensity of light is doubled? इंटेंसिटी बदलना बच्चों, इंटेंसिटी बदलना यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। इंटेंसिटी बदलना या बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना यानी कि जो फोटॉन्स निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को वो बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, बट काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज। तो व्हाट इज अ चेंज इन एनर्जी? एनर्जी चेंज नहीं होगी, बस नंबर में फर्क आएगा। आंसर आएगा देयर इज नो चेंज। आंसर पढ़ो। द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हेंस एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। तीसरा सवाल आता है, इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन अनदर सरफेस ऑफ वर्कशन 6.5, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास जो वर्क फंक्शन है वो 4.2 का है। एनर्जी इंसिडेंट हो रही है अभी फिलहाल यहां पे तो 6.2 की। ये कह रहा है नहीं, ये कह रहा है 6.5 का हुआ तो क्या होगा? भाई हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है उस 6.2 की है, हमारा वर्क फंक्शन 6.5 का बोल दिया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। नो इलेक्ट्रॉन विल रिजेक्ट। आंसर क्या लिखा हुआ है? फॉर दिस सरफेस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एमिटेड एज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट is less than the work function of the surface। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। 10 the focal length of a convex lens made of a glass is 1.5 20 centimeter। what will be the new focal length if when placed in a medium of refractive index 1.25? देखो यहां पे आपके लेंस को किसी एक लिक्विड में डाल दिया, तो जब आपके लेंस को किसी लिक्विड में डाला तो देयर इज अ चेंज इन इट्स फोकल लेंथ। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लेंस 1.5 है, लिक्विड का 1.25 है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपके लेंस को लिक्विड में डाला जाता है तो इस बात पे गौर रखना कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या अंतर है। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपका मतलब लेंस का, यानी अगर आपका यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लिक्विड का कम है, तो फोकल लेंथ में डेफिनेटली चेंज आएगा, लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं होगा। यहां पे जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अगर आपके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज्यादा होता तो फोकल लेंथ तो डेफिनेटली चेंज होती, बट नेचर भी बदल जाता। खैर यहां पे बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, एफ एल इक्वल्स टू म्यू जी माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू म्यू एल मल्टीप्लाई बाय जनरल फॉर्मूला। बोलो हाँ। म्यू जी की वैल्यू 1.5, म्यू एल की वैल्यू 1.25 और एफ ए दे रखा है कितना 20। सॉल्व कर लोगे। आंसर बोला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव। एंड व्हाट डज दिस सिग्निफाई? इट विल सिग्निफाई दैट देयर इज नो चेंज इन इट्स नेचर, दैट कन्वेक्स लेंस विल बिहेव लाइक अ कन्वेक्स लेंस ओनली। ए समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बढ़िया है। ईएमवी का लेक्चर देख लिया तुम लोगों ने?
ईएमएफ देख लिया है, ठीक है। सवाल आ रहा है, नेम द ईएम वेव विच इज सुटेबल फॉर द रडार सिस्टम माइक्रोवेव्स। याद है? इसमें अगला लिखा है कि इफ अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर? अरे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होगा। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। बच्चा देखो भगवान ने सृष्टि बनाई कैसी होगी। अबे पूरा सीजन चल रहा है बे, भाई कैसी बात कर रहा है नालायक। मान ले अर्थ है, क्या सीजन दिन रात की बात? अर्थ है ये, दिन में कम से कम 12 घंटे तो सन की तरफ रहोगे, घूमेंगे तो सही, सन की तरफ रहोगे। 12 घंटे सन से रेडिएशन ले ली तो मैं मालूम है गांव देहातों में ना आज भी शाम को ठंड हो जाती है, आज भी, आज भी। और हमारे घर तपे हुए हैं, भट्टी बने हुए हैं। मैं 4th फ्लोर पे रहता हूं, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूं, मेरे कमरे में 2 एसी लगे हुए हैं। विद इन अ स्पैन ऑफ 60 सेकेंड्स मैंने लिख के दे दिया था कॉन्ट्रैक्टर को, मैं कहा 60 सेकंड में अगर कमरा ठंडा नहीं हुआ ना ये छत हटा दूंगा। मैं कहा जब रहना गर्मी में तो भगवान के सहारे रहो। 3 टन एसी है मेरे कमरे में, 3 टन, 2 टन का एक एसी, 3.5 टन, 1.5 टन का एक एसी। हमारे कमरे गर्म पता क्यों रहते हैं? गांव में ठंड रहती है, गर्मियां यहां पे ज्यादा क्यों लगती है पता है? इनडायरेक्ट रेडिएशंस की वजह से। सन से रेज आई, धरती तप गई, गांव है, जो रेडिएशंस थी वो रेडिएट बैक हुई और हमारे एटमॉस्फेयर ने उस हीट को इनकैप्सुलेट कर लिया। हमारा धरती का टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए परमिसेबल हो गया। बट यहां बन गई बहुत सारी बिल्डिंग्स, करेक्ट? जब बिल्डिंग्स बनी, हीट रेडिएशंस आई, तो पहले तो सिर्फ धरती तपती थी, अभी सारे फ्लोर्स हीट अप होने शुरू हो गए, यानी अमाउंट ऑफ इरेडिएशन पर यूनिट एरिया एक्चुअली इंक्रीजेस। अभी घर जाना, सबसे ऊपर घर की दीवार को टच करना गर्म हो रही होगी अभी भी, एंड इट इज द रीजन व्हाई इट इज मच हॉटर इन सिटीज। तुम कह रहे हो बे दिन रात, अबे पूरी धरती तपेगी, तो जब सन रेडिएशंस आएंगी धरती तपेगी, धरती हॉट हो जाएगी, रेडिएट करेगी एनर्जी, तो ये एनर्जी इस एटमॉस्फेयर से इनकैप्सुलेट रहती है। अगर ये हीट एनर्जी बाहर निकल गई तो क्या होगा पता है? और इतनी ठंडी हो जाएगी कि रह नहीं पाओगे। और ऐसा हो रहा है मून पे। मून पे एटमॉस्फेयर रहने लायक पता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे साला जवाब का उल्टा जवाब दे रही है, थप्पड़ खाएगी। सुन, अर्थ का, अच्छा अर्थ का एटमॉस्फेयर है सबको पता है, मून का एटमॉस्फेयर नहीं है सबको पता है, पक्का पता है ना? सुना सुना सा तो है, सुना है ना? मून का एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि मून की एस्केप स्पीड बहुत कम है। व्हाट इज एस्केप स्पीड? 11th क्लास। Escape speed is the amount of speed required so that the molecule or a body can escape the gravitational field. अर्थ की escape speed 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। याद आ रहा है कुछ कुछ? ऐसा मजा सा आ रहा है ना, मतलब फैक्ट तो जनरेट हो रहे हैं। 11.2, और जबकि हमारे मून के लिए, बिकॉज मून के और अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 1/6 का डिफरेंस है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये होता था, अर्थ के लिए ये होगा, मून के लिए क्या होगा? 2gm इंटू आर, और gm जो है वो कितना है? g/6। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 टाइम्स है अर्थ के, तो एस्केप स्पीड मून पे बहुत कम होती है, तो मॉलिक्यूल फटाफट निकल जाता है, एटमॉस्फेयर बना ही नहीं पाता। एयर का मॉलिक्यूल झट से निकल जाता है, एटमॉस्फेयर बना ही नहीं पाता। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? कलेक्शन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, लेयर बना लेती है। गॉट माय पॉइंट? सही है कि नहीं? इसलिए मून का एटमॉस्फेयर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मून की एस्केप स्पीड बहुत कम होती है, मून पे एस्केप स्पीड बहुत कम होती है, तो जो मॉलिक्यूल जल्दी से भाग जाता है, एटमॉस्फेयर बना ही नहीं पाता।
इसलिए मून का एटमॉस्फेयर नहीं होता, और मून का एटमॉस्फेयर नहीं होता इसकी वजह से मून का ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए वहां पे टेम्परेचर बहुत ठंडा है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए इनहॉस्पिटेबल है, वो रह नहीं सकता है आप लोग वहां पे, कि नहीं सब ऐसे शर्ट खोल के खड़े हो गए मर जाओगे सालो, समझ रहे हो? ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट था। खैर सवाल क्या था, सवाल ही खो दिया कि इफ अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर वुड बी एवरेज टेम्परेचर बी हायर और लोअर? लोअर। मतलब आंसर मैं क्या वर्ड यूज करने वाला था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोल्यूशन में चलो चेक करो क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर देन देयर वुड बी द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू व्हिच द अर्थ वुड बी लोअर, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी लोअर देन व्हाट इट इज नाउ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। An EM wave exert pressure on the surface of the incident. Yes, it exerts some pressure. और इसके लिए मैं तो कहूंगा आप लेक्चर देखो, उसका सोल्यूशन तो बिल्कुल मत पढ़ो, मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पता नहीं यार। थैंक यू बेटे, थैंक यू सर, ग्लैड। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए, is the slit in the slits of a Young's double slit identical, the intensity at any point screen may be 0 to 4 times। ये तो जस्टिफाइड आंसर, ये तो मैथमेटिकल है। अच्छा सुनो, इसने क्वेश्चन पता क्या पूछा है, इसने पूछा है कि हमारी जो YDSC है उसमें जो स्लिट्स हैं उन दोनों का साइज बराबर बराबर है, बताओ जो आपकी इंटेंसिटी वेरिएशन होती है वो कहां से कहां होती है, वो 0 से लेके 400 होते हैं, इसे जस्टिफाई करो। तो इसके लिए आपको I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2 को एक्सप्लेन करना है। देखिए ये लिखा हुआ है क्या, टेक्निकली वही लिखा हुआ है, देखो जी, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos 5। मुझे इसका सोल्यूशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना क्यों। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ द स्लिट्स ऑफ अ Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स आर आइडेंटिकल, व्हेन स्लिट्स आर आइडेंटिकल यानी ये A याद कर और ये B, तो I1 अपॉन में I2 की वैल्यू A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर, याद है किसी को कुछ? तो जब स्लिट के साइज सेम सेम है तो इंटेंसिटी भी तो सेम सेम होगी, और जब इंटेंसिटी सेम होगी तो ये भी I हो गया, I0 हो गया, ये भी I0 हो गया, ये 2I0 cos 5 हो गया, हाँ ना बोल, तो ये हो गया 2I0, ये हो गया 1 प्लस cos 5, ये हो गया 2I0 डबल एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर 5 बाय, यानी हो गया 4I0 cos स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको यही फॉर्मूला दिखाना चाहिए बुकलेट में, ऑल दो ये दिखा दिया है, बट ठीक है, ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को। अब यहां पे फाई की वैल्यू मिनिमास के लिए डाल दो, आंसर 0 आ जाएगा, मैक्सिमा के डाल दो, आंसर 400 हो जाएगा। यानी आपकी इंटेंसिटी कहां से कहां वेरी कर रही है, 0 से, फिर बोला ग्राफ बनाओ, ड्रॉ दी intensity distribution as a function of phase difference when diffraction of a light takes through coherently illuminated single slit। तो जब सिंगल स्लिट इल्यूमिनेशन होता है बच्चों, तो उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए बोला, डिफ्रैक्शन पैटर्न ग्राफ बनाने के लिए बोला। अरे सबको याद है कि नहीं है, डिफ्रैक्शन का ग्राफ ऐसा था, ये तो मैंने कहीं अभी 1-2 दिन पहले पढ़ा है कहीं, है ना? तो मैंने इसमें सब कुछ पढ़ाया था, शायद अब मुझे याद आ रहा है कि इसकी विड्थ जो है वो 2 टाइम्स से आधी थी, तो वो सब कुछ आना चाहिए, और इसमें पोजीशन मार्क करनी आनी चाहिए, है ना, ये वैल्यूज आनी चाहिए, और पॉइंट आउट डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस एंड पोजीशन ऑन स्क्रीन। तू समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये कौन बैठी है इसमें? एक्चुअल में अगर आप इसको ध्यान से, कोई एक्चुअल में कोई औरत है, ये कार्टून नहीं बना हुआ, ये कोई आंटी बैठी हैं, इन्होंने ऊंट की सवारी करनी है, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है ये, गिरी पाएगी ये थोड़ी देर में, देखना। आई एम हियर फ्रॉम 7:30, मेरा 7:30 से क्लास है, मेरे घर वालों ने घोषित कर दिया कि लड़का गायब हो गया है। आई एम ऑल्सो टायर्ड। कल क्लास है हमारी, 7 पेपर पढ़ के मजा नहीं आया? आया ना?
औकात नजर आ गई है ना कि साहब पढ़ना बहुत जरूरी है। दोबारा से रीड एज मैनी एज क्वेश्चन पेपर्स, आई विल बी प्रोवाइडिंग 5-6 सेम पेपर्स टुमारो, एज मैनी एज सेम पेपर्स यू कैन। और सबसे जरूरत बात यह है उनके सोल्यूशन याद करने शुरू करो कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में है वो कूड़ा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि तुम सोचते हो यार ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, छोटा लिख दूं, भाई साहब तुम गंद लिख रहे हो। इसलिए अटेम्प्ट एज मेनी एज नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स सॉल्यूशंस। और मैं आप अगले उसमें इसी वीक में मैं अनाउंस कर दूंगा कि आप पेपर भी अटेम्प्ट करो, पेपर अटेम्प्ट करो भाई लोग, बहुत जरूरी है। इससे लिखने से बहुत इंप्रूव करोगे, ठीक है ना। एक तो साल भी लंबा हो गया, तुम याद करो बे, अप्रैल में एडमिशन हुआ था तुम्हारा, आज तक मैंने इतना लंबा बैच नहीं पढ़ाया कभी। 12 महीने 8 महीने में सिलेबस खत्म होता था, छुट्टी विदाई सब कन्यादान सब। इस टाइम तो गंगा नहा लेते थे हम लोग, पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा मुझे बुरा नहीं लग रहा इस बात का, मुझे डर लग रहा है इस बात से, क्योंकि वैनिश होना शुरू हो जाती है बहुत सारी चीजें, हिम्मत टूटती है इस टाइम। ऐसा लगता है कुछ बचा जिंदगी में या यही करने के रह गए बस। पेपर डिले, पेपर लॉकडाउन, फिर कोरोना, अभी कह रहे पेपर होगा नहीं होगा। बट एक बात सुन लो, इस मुश्किल की घड़ी में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो जिंदगी में वहां निकल जाओगे जहां पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस वक्त आप समझोगे कि ये जो हार्डवर्क है आपका वो पे ऑफ हो जाएगा। वरना तो साहब छोले कुलचे बेचने हैं तो क्या ही करना है सर। तो दीदी का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ममता दीदी बैठी हैं ऊँट पे बेसिकली ये क्वेश्चन TAR पे है। कॉन्सेप्ट है मिराज, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिराज इन डेजर्ट। अरे वो मृग तृष्णा की बात कर रहा था मैं एक दिन, यार मृग तृष्णा। अरे मैं वो जैकलीन का गाना देख रहा था, मैं पानी पानी हो गई। अबे वो क्लाउड देख रही थी, सामने दिख रहा था उसे पानी, क्योंकि क्लाउड की इमेज दिखती है नीचे। मृग तृष्णा, कबीर कह गए कि एक हिरण जब रेगिस्तान में भागता है उसे पानी दिखाई देता है रेगिस्तान में। बेवकूफ थोड़ी ना है वो, उसे दिखता है क्या? पानी रेगिस्तान में। और वो पानी एक्चुअली क्लाउड की इमेज होती है। तो जैकलीन को भी वो दिख रहा था, मैं पानी पानी हो गई। क्यूटेस्ट स्टेप है, बढ़िया लगा। भाई का घर बच जाए किसी तरह। जैकलीन भी ठीक है हमारे लिए। तो मैं सलमान का रेफरेंस दे रहा हूं, समझ गए थे, साले हरामी हैं। पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं आजकल, ये चल रहा है तुम्हारा। हाँ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड। पेड़ की इमेज दिखाई दे रही है, पेड़ की इमेज दिखाई दे रही है। पेड़ के साथ ऑप्टिकल इल्यूजन इन विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी सीन अलोंग विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एन मिराज। तो पेड़ दिखाई देता है, पेड़ के साथ उसकी इमेज भी नजर आती है। रेगिस्तान में बादल नजर आता है, बादल के साथ उसकी इमेज भी नजर आती है। इसलिए जो हिरण है वो पानी की खोज में दिखता है, उसे दिखता है पानी है, बट पानी नहीं होता, वो मिराज है। तो सवाल है वो क्यों है? ऑफ कोर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो ए है उसमें ना बड़े कंफ्यूजिंग से आंसर दे रखे हैं, जैसे रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जन तो हो ही नहीं सकता सर, कौन बी काट ही दो। डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग काट दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन काट दो। एक ही ऑप्शन बचता है क्या? ये है ना ऑप्शन ए। दूसरा कहता है अ डाइवर एट अ डेप्थ 12 मीटर इनसाइड अ वाटर सीज द स्काई इन अ कोन ऑफ अ सेमी वर्टिकल एंगल। याद करो, अरे मैंने क्वेश्चन कराया था बच्चों, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से वो कोन किस शेप में स्काई को देखता है, याद है? तो इसमें निकालने के लिए क्या बोला उसने? सी निकालने के लिए बोला। द डाइवर एट अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर। ये कितना नीचे है? यहां पे 12 मीटर। डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है? 4/3। सीज द स्काई इन द कोन विद अ सेमी वर्टिकल एंगल। हाँ भाई सुनो, ये एंगल सी था, तभी तो एंगल सी था, तभी तक तो दिखेगा। यानी क्या निकालने के लिए बोल रहा है मैं? सेमी वर्टिकल एंगल, हमें सी निकालने के लिए बोल रहा है। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/में म्यू, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड,
माय लॉर्ड, यार मजे में बैठे हुए हैं। बता क्या पॉइंट है? साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में म्यू, बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर व्हाट, दैट द म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में उल्टा करके दे देते हैं, वो बोल देंगे एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर 4/3, बट ध्यान रखना यहां पे हमेशा किसका आएगा? डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, यानी 1 में 4/3, यानी कितना आ गया? 3/, तो साइन सी की वैल्यू आ गई 3/4, तो सी कितना आ गया? साइन इनवर्स ऑफ 3/, छोड़ दूंगे यार, एक क्वेश्चन कराना है बस लास्ट, 3 बचे हैं, 3 में से 2 छोड़ रहा हूं, ई करवा रहा हूं, ई इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा तुम्हें देख के नहीं लगा पूरा सैंपल पेपर, आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं वो तो मैं, कि ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा पूछा हुआ है? ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा है, 18 नंबर का, 17 नहीं, 18 में से 3 गए, 15 नंबर का, 15 नंबर का ऑप्टिक्स है। 35 में से जब 15 नंबर का ऑप्टिक्स आएगा तो आप देखो 35 मतलब 50%, यानी 40% तो ऑप्टिक्स ही आ रहा है। ऑप्टिक्स में अगर तुमने कमांड हासिल कर ली, और मॉडर्न तो इजी है, सेमीकंडक्टर साला आग लगा दो तो भी तुम्हारे पास ईएम वेव्स के 2 लेक्चर्स ही हैं, तो भी तुम्हारे पास आराम से कम 25 से 30 नंबर स्कोर करने के बड़े इजीली अवेलेबल है, 25 to 30। और अगर तुमने सेमीकंडक्टर, अगर तुमने मेरी तरह से पढ़ाई करी है, मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था मॉडर्न पढ़ लो मेरे साथ, और वो मैंने आपको 5-6 दिन दिए थे सर, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से पढ़ा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम लोग में से कुछ लोग बड़े विश्वास के साथ मेरे पे डाल देते हो कि आप जैसा बता रहे हो वैसे कर लेते हैं। बट आई कैन गारंटी यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, अभी भी जो बच्चा सबसे पहले मॉडर्न खत्म करेगा, फिर सेमीकंडक्टर, वो तब भी हमसे आगे निकल जाएगा, कारण क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ऑप्टिक्स यार 15 नंबर की है यार, कितनी सारी है सर, ईएमएफ के 2 लेक्चर हैं, उनमें से सेकंड लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था शायद आप लोगों को, पढ़ रखा है आप लोगों ने। लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, बढ़िया सा सवाल है एक, आंखें खोल देगा तुम्हारी। ये क्लैडिंग है, याद है कहीं सुना है वर्ड? ये कोर है अंदर, बात नहीं यार, मुझे पता है तुम भी थक गए हो। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे याद आता कि कहीं पूछ ना ले, वैसे तो रेयर है पूछना ये बात। दीदी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी हमारा ऑप्टिकल सिग्नल है, यानी लाइट, ऑप्टिकल सिग्नल यहाँ से एंटर किया, एक पर्टिकुलर एंगल इंसिडेंस आई पे, अगर आपको याद हो मैंने ये एंगल का नाम दिया था एक्सेप्टेंस एंगल, याद है? ये एंगल एक्सेप्टेंस एंगल, यहाँ गया टी आर हुआ, यहाँ गया टी आर होगा, हाँ ना बोल, यहाँ गया टी आर हुआ, और फिर ऐसे बाहर निकल गया। जब हमारा सिग्नल ऐसे टकराते 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 बाहर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर, और कई बार ये सिग्नल बाउंस बैक होता है इन बिटवीन और बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेडेड। इसका जेई में क्वेश्चन पिछले 3 साल से आ रहा है मेरे पैकेजेस में, अगर आप लोगों ने देखा हो, पता नहीं तुम लोगों ने जेई वाली क्लास देख रहा नहीं देख रहा पता नहीं, मैंने वहां करा रखा है। बट ध्यान रखना, ऑप्टिकल सिग्नल को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में देयर इज अ सर्टेन डिले, एंड व्हाई देयर इज अ डिले, बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस, टीआर हेयर, रिफ्लेक्शंस हेयर। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, तो क्या निकालोगे? दिस डिस्टेंस एंड द स्पीड विद विच इट इज प्रोपेगेटिंग इनसाइड। खैर सवाल पढ़ लेते हैं अपना,
इन्होंने यहां पे पूछा था कि जो आउटर क्लेडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, अंदर वाले का है 1.68। व्हाट इज द रेंज ऑफ, सवाल क्या पूछा है जी, व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट रेज with the axis of the pipe for the following phenomena to occur। सुनो बे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेल्प लूंगा मैथमेटिक्स की। मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक सिखाई थी क्या, एक लेक्चर में मैंने अप्रोक्सीमेशन निकालना सिखाया था, वो बड़ा हेल्प मिलेगा आज हमें। उस दिन मैंने अप्रोक्सीमेशन सिखाया तो शायद कुछ बच्चों को लगा भी होगा क्या यार क्या पढ़ा गया आज। भाई साहब जो पढ़ा के गया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा कर गया, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सैंपल पेपर में भी अप्रोक्सीमेशन का ही आया हुआ है। तो इस बार पेपर में आ गया तो तुम मेरी याद आएगी, तुमको बड़ा रुलाएगी। हाँ जान, क्या कर दूं? UD stands for किताब खोल के बताना। ओके, ये सीटी में याद करने के लिए बोल रहा है मैं। यूडी मतलब म्यू, म्यू ध्यान दो ना। वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे लगा सकते हैं, बट थियोरेटिकल में आ गया तो फेल हो जाएंगे। सुनो, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल सी है, ठीक है? नहीं, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई या आई है ना, आई सी से ज्यादा है तो टीआर हो पा रहा है। हाँ ना बोल, यहां टीआर होना जरूरी है। तो सबसे पहले बता यहां पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी? रुक तो जा, लेट मी कॉल दिस पॉइंट टू बी ए। तो एट ए फॉर टी ए यार, बोलो बेटे, साइन आई इसको आई ले लिया ना, साइन आई इक्वल टू 1/, में म्यू, 1/, में म्यू। म्यू किसका? डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, यानी म्यू R/, में म्यू डी। अरे भाई म्यू डी आर जो होगा, जो हमारा भाई बोल रहा था, तो म्यू डी अपॉन में म्यू आर हो जाएगा ना। तो जब मैं पुट करूंगा तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना बनेगा? ये बनेगा म्यू आर के लिए पता है कितनी है रेयर की वैल्यू? 1 पॉइंट डिवाइड बाय 1 पॉइंट, तो यह क्या है? साइन आई, नहीं आई नहीं, साइन सी। ये क्या है? साइन, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ रही है ना, साइन सी को 1/, म्यू होता है। तो साइन सी से कुछ कितना आ गया? ये आ गया 0.857। ये मैथ्स करनी पड़ेगी तुम्हें। साइन 30, साइन 60 √3/2 होता है। सुनो, साइन 60 √3/2 होता है। √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइड बाय, यानी 0.86 समवेयर। तो जब साइन 60 की वैल्यू 0.86 है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, या साइन सी वैल्यू अगर 0.85 है, तो सी कहीं ना कहीं 59 डिग्री कहीं होगा। यानी क्रिटिकल एंगल कितना है? 59। सही है? पक्का? पहली ऑब्जर्वेशन ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एंगल पक्का है, कितना होगा? 90। अगर मेरा एंगल, क्रिटिकल एंगल ध्यान लगो, अगर मेरा क्रिटिकल एंगल 59 है, तो मेरा एंगल आई 59 के बराबर है, तो ज्यादा ही होना चाहिए। पक्की बात? अगर मैं इसको, अपने एंगल को, इस आई की वैल्यू को 59 मान भी लूं, तो मेरा ये एंगल 31 डिग्री रह गया। अब इमेजिन करो किसी वजह से आपने इस एंगल को 31 से 32 कर दिया। आपका एंगल 31 से 32 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, आपका ये बड़ा ये नहीं घट गया? और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस घट गया, आपका टीआर होगा ही नहीं। नहीं पल्ले नहीं चढ़ा ही नहीं सर दिमाग में। क्रिटिकल एंगल कितना है यहां पे? 59।
मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम भी 59 हो सकता है, हो सकता है। मैं कह रहा हूं अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 59 डिग्री है और मेरा ये एंगल 31 डिग्री है, सब कुछ चंगा सी तैयार हो रहा सी, बोलो ना, पक्की गाल है बोलना रामगोर। दीदी क्या हो गया है, घर जाना है, ठेका खुल गया नीचे, सही है। मैं कह रहा हूं ये एंगल की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 59 डिग्री, मैं अपना एंगल 59 रखूं, चलेगा? हाँ सर। 59 से ज्यादा ही हो तो बढ़िया है ना, 59 भी हो तो चलेगा, यानी कि मेरा एंगल 31 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि अगर ये 31 से ज्यादा बढ़ा तो ये 59 से कम होना शुरू हो जाएगा, और टीआर इसका मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट वी कैन बियर, नॉट दैट वी कैन झेल सकना, गॉट माय पॉइंट, वी कैन बियर इज 31 डिग्री। यानी अगर मैं इस थीटा को थीटा मैक्स लिख लूं, थीटा को थीटा मैक्स लिख लूं, तो साइन थीटा मैक्स अपॉन में साइन 31 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू। यहां पे बाहर क्या थी, एयर, अंदर थी क्या थी, कोर, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो साइन थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1.68 अंदर था, मल्टीप्लाई बाय साइन 31। बको साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, लिख मत, 0.5, 31 की वैल्यू कितनी होती होगी, 0.5, 1 2 3 कुछ भी ले लो, जैसे यहां पे लिखी हुई है 0.51 लिखी हुई है, तो कितना आ गया 1.68 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सॉरी 0.51, इन्हें सॉल्व करके कितना आ गया 0.86। अब ये नियरली कितना आ गया, मतलब यानी थीटा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है ये वाला, यानी मैक्सिमम 60 हो सकता है, 0 से शुरू करके 60 डिग्री के एंगल पे कहीं पे भी लाइट डाल दो, मैक्सिमम 60 हो सकता है, उस पे 31 होगा, टीआर तो पक्का होगा ही होगा, यानी एक्सेप्टेंस एंगल की रेंज क्या आ गई, 0 से 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। सी यू टुमारो, बाय बाय।